हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस, आरओ यारो तथा अन्य जो भी स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हैं। इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट के बारे में। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज है आपका 4th लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट। स्टार्ट करेंगे आईएसएफआर की रिपोर्ट से। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो जो भी वनों के बारे में जो भी गणना की जाती है या एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण करवाया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करवाया जाता है, ठीक है। प्रथम बार जो है ये 1987 में करवाया गया था। 1987-1988 में इसकी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और ये सैटेलाइट के माध्यम से होता है, ठीक है। टारगेट ये रखा जाता है कि लगभग 33% जो है कंट्री का वो फॉरेस्ट से कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इतना वन क्षेत्र जो है 33% जो वन क्षेत्र है इतना होना चाहिए। अगर अभी की बात की जाए, जो करंट सिचुएशन है, जो कि आईएसएफआर रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चलती है, ये 2021 की रिपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो वनावरण क्षेत्र है, ठीक है, फॉरेस्ट का जो जंगल का क्षेत्र है वो है 21.71%, ठीक है। तो यहाँ पे 21.71%, और जो वृक्षावरण है, ट्री कवर है, ठीक है, वो है 2.91%, ठीक है। टोटल मिला के हो जाता है 24.62%। ये इतना जो है ये फॉरेस्ट कवर है, और साथ में जो वृक्षावरण होता है, ट्री कवर होता है, ये दोनों मिला के जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है उसमें 24.62% जो है वो पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके बाद वनावरण की वृद्धि की बात की जाती है, तो पिछले जो आईएसएफआर रिपोर्ट आई थी 2019 में, और अभी जब 21 में आई है, तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 1540 किलोमीटर हुई है। इतना बढ़ोतरी देखा गया है 0.22, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स होती है उसको ऐसे लिया जाता है। तो 0.22% जो है वो वनावरण में वृद्धि हुई है। वृक्षावरण में जो वृद्धि की बात की जाए तो वो है 721 किलोमीटर स्क्वायर। 0.76% जो है वो वृक्षावरण में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। ये इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वृक्षावरण या फिर वन पाए गए हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया के हिसाब से है, क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबसे कम जो पाया गया है, वो लास्ट के जो 3 हैं वो है, लास्ट में गोवा आता है, इसके बाद पंजाब और फिर हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट के जो है हरियाणा, पंजाब, गोवा, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया के हिसाब से हो गया, जैसे टोटल एरिया में ज़्यादातर इतना परसेंट जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो वन से घिरा हुआ है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश का ऑलरेडी एरिया बहुत बड़ा है और इसमें वनों का एरिया भी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से वन पाए जाते हैं। बट अगर परसेंटेज की बात की जाए कि भले छोटा सा प्रदेश है बट इसमें वनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए वनावरण, तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में पाया जाता है। इसमें पूरे जो क्षेत्रफल है, पूरा जो प्रदेश है, उसका 84.53% जो है वो सिर्फ वन है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जगह जो है वो रहने लायक है, या फिर बाकी जगह में लोग रहते हैं। बाकी सभी जो 84% एरिया है वो सिर्फ वन है। यहाँ पे मिज़ोरम में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे 79.33% जो है वो वनों का क्षेत्र है। इसके बाद आता है मेघालय। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं आप लोग कि प्रतिशत के हिसाब से वनावरण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मेघालय। जो आईएसएफआर की रिपोर्ट है 2019 में जो आई थी और 21 में जो आई थी, उसमें एक कंपैरिजन देखा जाए तो उसमें एक और चीज़ पढ़ी जाती है, जो है सर्वाधिक वनावरण बढ़ोतरी। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है फॉरेस्ट में, तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा गया है 650 स्क्वायर किलोमीटर।
फिर तेलंगाना में 630 स्क्वायर किलोमीटर, फिर उड़ीसा में 530 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं हम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया गया है, वनावरण में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा हुई है आंध्र प्रदेश में, फिर तेलंगाना में हुई है और उसके बाद हुई है उड़ीसा में। अगर वनों की ह्रास देखा जाए, जो लॉस हुआ है वनों का वो सबसे ज़्यादा देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, फिर मणिपुर में और उसके बाद आता है नागालैंड। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। भारत में वनों की बात की जाए तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं यहाँ पे। एक होता है VDF, जिसको अत्यंत घने वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद आता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, मध्यम घने वन, और खुले वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो वन है, इस तरह के वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत डेंस फॉरेस्ट नहीं होगा, पेड़ों का एक पेड़ जो है वो दूसरे पेड़ से थोड़ी दूरी पे होगा। यहाँ पे जो बहुत घने वन नहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश की बात है, और बहुत ज़्यादा घने वन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इसी में अगर मैंग्रोव वन की बात की जाए, ठीक है, मैंग्रोव वन की बात की जाए तो भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है इसका 0.15% जो है वो मैंग्रोव वन है। टोटल अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात की जाए तो 4992, ठीक है, लगभग 5000 किलोमीटर, लगभग, ठीक है, ऑलमोस्ट 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाया जाता है मैंग्रोव वन। वृद्धि अगर पिछले ISFR रिपोर्ट से तुलना की जाए तो वृद्धि लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है अभी फ़िलहाल मैंग्रोव वनों में। सबसे ज़्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, उसके बाद गुजरात में पाए जाते हैं और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, गुजरात और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। वृद्धि की बात की जाए तो मैंग्रोव में जो वृद्धि देखी गई है वो सबसे ज़्यादा देखी गई है उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद कर्नाटका में। ठीक है, 8 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो उड़ीसा में वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में 4 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है और कर्नाटका में 3 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है मैंग्रोव की वृद्धि की बात की जाए। मैंग्रोव होते क्या हैं, तो जो सुंदरी वृक्ष पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और ये जो वृक्ष हैं वो एक तरह का पूरा वन बना देते हैं, तो इसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। होता क्या है ये कि यहाँ पे अगर स्थल है, लैंड है, और लैंड और ओशन या सी, ठीक है, वाटर बॉडी जो है इसको कनेक्ट करता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पारिस्थितिकी की तंत्र का विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो स्टेट होती है इसके बीच में जो पाया जाता है वो पाया जाता है इकोटोन। ठीक, तो यहाँ पे जो पाया जाएगा वो है इकोटोन। तो यहाँ पे जो मैंग्रोव का क्षेत्र होता है वो एक तरह का इकोटोन का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग प्रजाति पाई जाती है जो ना तो स्थल में पाई जाती है ना ही पानी में पाई जाती है। ठीक है, ये जो अलग प्रजाति है ये मैंग्रोव होती है। होता क्या है, ये सदाबहार वन होते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कम पानी वाले कोस्ट में पाए जाते हैं। इन जो कोस्ट का, जो नदी के तट का जो छिछला हिस्सा होता है उसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो ये जो भी हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है, उससे तट की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे मैंग्रोव्स जो हैं वो इनका अपना एक सिग्निफिकेंस भी है कि ये रक्षा करते हैं हाई टाइड्स से। इसके साथ ही इनको हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जिसके साथ जो ये खारा पानी होता है इसको फ़िल्टर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो रूट्स होती हैं या फिर इनके जो पत्ते होते हैं उससे ये फ़िल्टर करते हैं सलाइन वाटर, खारे पानी को फ़िल्टर करने का कार्य भी करते हैं। मदद किसकी लेते हैं, सूर्य के अच्छे प्रकाश की मदद लेते हैं। खारे पानी में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेलोफाइट्स कहा जाता है, जो नमकीन पानी को सहने की क्षमता रखते हैं जो वृक्ष, उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो इनका जो नेचर होता है वो भी हेलोफाइट्स का ही होता है। जड़ों की अगर बात की जाए तो 2 प्रकार के जड़ पाए जाते हैं, एक होता है एविसीनिया और एक होता है राइजोपोरा। ठीक है, तो एविसीनिया का अर्थ ये होता है कि अगर कोई सतह है, सतह के ऊपर कुछ इस तरह से रूट्स निकल आते हैं बाहर,
ठीक है, सतह से रूट निकल आते हैं बाहर, इनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है, न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। और ये बाहर आते हैं ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह से अगर पानी के आसपास का कुछ एरिया देख सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे टाइप के निकले रहते हैं, वो पौधे नहीं होते हैं, वो आसपास के जो पेड़ हैं उन्हीं की रूट्स होती है। तो ये जो जड़ें होती है ये इस तरह से बाहर निकल आती हैं ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए, इनको न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इसके बाद आता है राइजोपोरा। राइजोपोरा जो होता है वो एक तरह का स्टिल्ट रूट होता है जो कि हाई टाइड्स को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो थोड़े कठोर इनके जो रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी कठोर होती हैं, जिसकी वजह से ये कितनी भी ज़्यादा पानी आ जाए, बाढ़ की स्थिति हो जाए या फिर कोई भी टाइड वाली सिचुएशन हो जाए, सुनामी आ जाए, उसमें भी ये पेड़ जो होते हैं वो अपने रूट को पकड़े रहते हैं, अपने जड़ों को पकड़े रहते हैं। इसलिए क्योंकि राइजोपोरा नामक जो है वो स्टिल्ट रूट पाई जाती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट पाई जाती है। तो इस तरह से ये जड़ों के बारे में भी हमने जाना, न्यूमेटोफोर्स और साथ ही राइजोपोरा। इसके बाद अगर प्रजनन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रजनन की क्रिया है उसको विविपेरी कहा जाता है, ठीक है। अर्थ ये होता है कि सीड का जो जर्मिनेशन होता है इन द ट्री बिफोर फॉलिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो बीज होते हैं वो सतह पे गिरने से पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नया एक तरह से पौधा निकल आता है जब तक ये ज़मीन पे गिरते हैं, मतलब एक तरह से जो सीड हैं वो पहले से ही ग्रो कर जा चुके होते हैं पेड़ पे ही। इनका महत्व की बात की जाए तो ये तट की रक्षा करते हैं, इसके साथ ही अवसाद जमाव में सहायक होते हैं। मछली और जो जलीय जीव होते हैं उनके एक प्रजनन का क्षेत्र, ब्रीडिंग प्लेस जो है वो बनाते हैं। सुनामी से भी तट की रक्षा करते हैं। जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ होते हैं, जो बाहरी प्रजाति आते हैं, उनके लिए आवास का कार्य करते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि बाहर से जो भी विदेशी प्रजातियां आती हैं जो पानी में आती हैं, वो आसपास के क्षेत्र जो मैंग्रोव के क्षेत्र होते हैं इनमें भी अपने प्रजनन की क्रिया करती हैं, और साथ ही यहाँ पे आवास की भी जो एक तरह का इनका एक हैबिटेट फॉर्म होता है, आवास फॉर्म होता है। तो इस तरह से पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है मैंग्रोव वन। इसके बाद इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, ठीक। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ऑलरेडी मैंने बता दिया, वेस्ट बंगाल में लगभग जितने भी मैंग्रोव वन हैं इसका 42% जो है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, 23% गुजरात में पाया जाता है और 12% जो है वो अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। ये है मैंग्रोव वन के बारे में। एक प्रश्न दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले में लगभग 70% मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल का जो मैक्सिमम क्षेत्र है, मैक्सिमम मैंग्रोव वन है 70% के लगभग, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये जो 24 परगना जो क्षेत्र है यहाँ पे पाया जाता है। मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो एस्चुरी में पाए जाते हैं, दलदली भूमि में पाए जाते हैं, मड फ्लैट में पाए जाते हैं, लगून में पाए जाते हैं, छिछले पानी के तट पर पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में प्रश्न जो है वो लगभग इसी जो अभी तक मैंने जो कंप्लीट नोट्स आपको दिया है इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कभी भी प्रश्न जो है वो मैंग्रोव वन से इससे ज़्यादा कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं, इतना ही पूछा जाता है। और क्योंकि ISFR की रिपोर्ट है तो इसमें क्या डेटा दिया हुआ है मैंग्रोव वनों के बारे में, इस पर प्रश्न बनने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरल्स के बारे में। तो प्रवाल भित्ति के बारे में हम लोग जानेंगे। कोरल्स जो होते हैं वो कठोर खोल के एक मुलायम जीव के द्वारा बने हुए एक चेन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिप होता है, पॉलिप जो होता है वो कई सारे पॉलिप से जुड़ के कोरल का फॉर्मेशन करता है, और जब ये कोरल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनको कोरल रीफ कहा जाता है, प्रवाल भित्ति कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके ऊपर एक जूजेंथेलाइट नाम का एक जीव कह सकते हैं वो रहता है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। सिम्बियोटिक रिलेशन मैंने आपको बताया था, कम्युनलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जूजेंथेलाइट जो होता है वो एक तरह का सहायक का काम करता है पॉलिप के लिए, और पॉलिप सहायक का काम करता है जूजेंथेलाइट के लिए, ठीक है। तो ये जो जूजेंथेलाइट है ये इसी पे आवास क्षेत्र बना के यहीं पे रहते हैं पॉलिप के ऊपर। पॉलिप जो होता है वो एक ऐसा जीव होता है जो अपने अंदर जो आसपास का कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कैल्शियम के साथ मिला के CaCO3 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आप सभी लोग जानते होंगे जैसे चौक होता है,
चौक जो हमने देखा है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जब कई बार इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह पे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ये एक तरह की दीवार बना देता है। इसको कहते हैं हम लोग कोरल्स बन जाते हैं और कोरल का रीफ बन जाता है कुछ समय के बाद। इसके ऊपर जूजेंथेलाइट रहते हैं। जूजेंथेलाइट का कार्य यह होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो कोरल हैं, जो पॉलिप हैं, उनको खाना प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में ये उसको आवास प्रदान करता है पॉलिप, और जूजेंथेलाइट जो है वो उसको खाना प्रदान करता है। यहाँ पे ये जो कोरल्स होते हैं ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे पाए जाते हैं, और साथ ही जो जीवित रहने के लिए जो उचित तापमान की ज़रूरत होती है इनके लिए वो होते हैं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो निर्माण होता है प्रवाल भित्ति का वो कुछ इस तरह से होता है, जिस तरह से मैंने बताया था आपको। पॉलिप जो होता है वो सबसे पहले फॉर्म होता है, फिर यहाँ से ये कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करता है और फिर कोरल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पॉलिप के ऊपर क्या रहते हैं, जो परजीवी होते हैं वो जूजेंथेलाइट जो होते हैं वो इसमें रहते हैं, और जो इसका कलर होता है वो इसका कलर कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है अपना कुछ होता नहीं है पॉलिप का। इसके ऊपर कुछ एल्गी निवास करती हैं और ये जो एल्गी होती हैं यही इसको कलर प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे जो रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर्स के पाए जाते हैं, तो इसमें एल्गी जो होती हैं वो रहने लगती हैं पॉलिप के ऊपर, इसीलिए इनका जो कलर होता है वो होता है। ठीक है, फिर ये कोरल का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलिप जो होते हैं कई सारे पॉलिप जुड़ के कोरल बनाते हैं, प्रवाल बनाते हैं, और जब ये प्रवाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यही प्रवाल भित्ति बन जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरह से कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है कोरल के लिए जो सबसे फेमस है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देखा जाए तो इसके इधर की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोरल रीफ पाए जाते हैं, और ये कुछ काफ़ी लंबे दूरी तक फैले हुए हैं, 2300 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इस पे भी डेटा पूछा गया है तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2300 किलोमीटर तक फैले हुए क्षेत्र में पाए जाते हैं कोरल रीफ, जिसको यहाँ पे एक अलग नाम से जाना जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। सागरी जैव विविधता की अगर बात की जाए, बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए, अगर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ के लिए ये एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का अर्थ ये होता है कि वो एरिया जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसको हॉट स्पॉट नाम से जाना जाता है। समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है मैंग्रोव्स को, कोरल रीफ्स को। ठीक है, तो यहाँ पे यदि कोई भी कोरल का फॉर्मेशन होता है तो वो एक तरह का आवास का काम करते हैं, हैबिटेट की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आवास प्रदान करते हैं जो भी जलीय जीव होते हैं उनको, तो इसीलिए इनको समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। 3 प्रकार के होते हैं रीफ, जो बैरियर रीफ होते हैं, कोरल रीफ जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। प्रवाल भित्ति, पहला है फ्रिंजिंग, जिसको हिंदी में तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति, जिसको बैरियर रीफ कहा जाता है। और एक होता है वलयाकार प्रवाल भित्ति, जिसको अटॉल कहा जाता है। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोग देखेंगे। तो मन्नार की जो खाड़ी है वो तटीय प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। और जो बैरियर रीफ यानी कि अवरोधक प्रवाल भित्ति है, अभी मैंने आपको ग्रेट बैरियर रीफ का एग्जाम्पल दिया था ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अवरोधक प्रवाल भित्ति का। वलयाकार प्रवाल भित्ति अटॉल जो होता है ये भी एक तरह का प्रवाल भित्ति है। ये कुछ इस तरह से होता है कि एक आइलैंड टाइप का बना देता है। ठीक है, एक द्वीप तरह का बना देता है। बाकी जो समुद्र की सतह है उस पे एक द्वीप तरह का बन जाता है, जैसे कि लक्षद्वीप जो है हमारा, या फिर तुवालू द्वीप है, किरिबाती द्वीप है, ये सभी जो है ये एक तरह का एटॉल है। ठीक है, ये प्रवाल भित्ति से ही बना हुआ एक द्वीप है, इसको कहते हैं एटॉल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है प्रवाल विरंजन, जिसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ये अंतिम स्टेज होती है किसी भी कोरल की। इसके बाद कोरल की मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि कोरल जो है
उसकी मृत्यु हो गई है। उसका रंग जो होता है वो खराब हो जाता है, रंग ख़त्म हो जाता है उसका, और धीरे धीरे जो होता है प्रवाल जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। कुछ कारण होते हैं, जैसे मानवीय कारण होते हैं और कुछ प्राकृतिक कारक भी होते हैं। तो मानवीय कारण जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था, जो टेम्परेचर रेंज चाहिए होती है कोरल के लिए वो लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए रहती है। बट कुछ कारणों से समुद्र का जो तापमान है वो कहीं कहीं बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक ऊष्मा जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही प्रदूषण, ख़ास तौर से जो मरीन का पॉल्यूशन हो रहा है, पानी में जो पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती है। इसके साथ ही एक कोरल माइनिंग होता है। कोरल जो होता है उसमें कई सारे औषधीय गुण होते हैं, तो इसलिए कोरल की माइनिंग की जाती है, एक तरह से उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस कारण की वजह से भी प्रवाल विरंजन की जो प्रोसेस है वो हो रहा है। इसके साथ ही कुछ और पाइपलाइन बिछाई जा रही है, या फिर कुछ माइनिंग का काम चल रहा है ओशन में, या फिर कुछ भी एक्सपेरिमेंट के कारण से अगर हम पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है ओशन का, अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जीवों को भी समस्या होती है। इसके साथ ही जो वहाँ पे कोरल होते हैं, प्रवाल होते हैं, उनको भी समस्या आती है। यहाँ पे ये कारण बनता है प्रवाल विरंजन का। इसके साथ ही कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे चक्रवात हुआ या अल नीनो हुआ। इसके साथ ही पानी में जो एसिडिटी होती है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, इस कारण से भी प्रवाल विरंजन देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात की जाए तो प्रवाल के जीवन के लिए कुछ आदर्श दशाएं होती हैं, कुछ ऐसी दशाएं जो एक अच्छा जीवन प्रदान करती है कोरल के लिए, जैसे कि 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, खारा पानी होना चाहिए, ठंडा पानी में इनकी काफ़ी अधिक ठंडे पानी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब 20 से कम के टेम्परेचर में आइसी वाटर में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही जो 180 फीट के नीचे भी इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, और साथ ही पानी खारा होना चाहिए और अत्यधिक ठंडा नहीं होना चाहिए। एक समस्या होती है जिसमें अप ड्वेलिंग ऑफ वाटर कहते हैं, तो नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। ये एक तरह का प्रक्रिया होती है जो अक्सर ओशन में देखी गई है। तो कभी भी गर्म पानी या ठंडा पानी, कोल्ड करंट या फिर वार्म करंट एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें जो ठंडा पानी है वो नीचे सेटल हो जाता है और गर्म पानी सतह पे आ जाता है। उसके बाद से ये प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें गर्म पानी फिर ठंडा होता है, फिर ठंडा पानी थोड़ा गर्म होता है, और ये प्रक्रिया चलती जाती है। अप ड्वेलिंग होता है, ये हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे अप ड्वेलिंग ऑफ वाटर का सिद्धांत होता है। यहाँ पे ये प्रक्रिया के कारण भी कोरल जो होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है या फिर इनका विरंजन हो जाता है, ठीक है। जूजेंथेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये एक तरह का जीव होता है, परजीव होता है, जो कि पॉलिप के ऊपर रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्रदान करता है, न्यूट्रिशन और कैल्शियम जो है वो इसको पॉलिप प्रदान करता है, आवास प्रदान करता है पॉलिप, और साथ ही CaCO2, ठीक है, जो कि अगर पॉलिप माना जाता है कि जब पॉलिप मर जाते हैं या फिर जब पॉलिप एक्सक्रीट करते हैं तो ये CaCO2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो CaCO2 है ये एक तरह का वेस्ट का रिसाइकिल होता है जूजेंथेलाइट के द्वारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक परस्पर सहयोग का रिलेशन होता है, सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, जिसमें जूजेंथेलाइट जो होता है वो पॉलिप के ऊपर आवास की तरह रहता है, साथ ही उनको भोजन प्रदान करता है। पॉलिप जो है वो उसको रहने की स्थान प्रदान करते हैं। भारत में अगर प्रवाल भित्तियों की बात की जाए तो मन्नार की खाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी, अंडमान एंड निकोबार में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र भी है, नेशनल सेंटर फॉर कोरल रीफ रिसर्च के लिए, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थापित है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में स्थापित है। इसके बाद आता है वेटलैंड्स, इसको आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि के बारे में अब हम लोग थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहली बात तो इसको प्रकृति की किडनी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आर्द्र भूमि जो होती है काफ़ी नेचर के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इसलिए इसको प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है। स्थलीय पारितंत्र और गहरे जलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसको हम लोग लैंड इकोसिस्टम कहते हैं,
और यहाँ पे कुछ वाटर का इकोसिस्टम है, वाटर का इकोसिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट आता है जो कि ट्रांजिशन का स्टेट होता है, इकोटोन होता है। और यही जो इकोटोन होता है इसमें मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं और साथ ही इसको आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, वेटलैंड कहा जाता है। ठीक है, ये सेम एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जब मैंग्रोव वन पढ़ाए थे तो वहाँ पे ये बताया था। अभी यहाँ पे हर वेटलैंड में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं, कुछ जो स्पेशल एरियाज़ मैंने आपको बताए थे सिर्फ वहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। लेकिन वेटलैंड्स जो होते हैं वो आपको हर जगह पे, जहाँ पे भी आर्द्र भूमि जैसी स्थिति होगी कि पानी, कहीं पे पानी है, लार्ज वाटर बॉडी है, उसके साथ ही कोई स्थल है, तो वहाँ के उनके बीच में जो भी एक एरिया होगा, ट्रांजिशन एरिया, संक्रमित क्षेत्र जो होगा उसको वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे झील हैं या फिर दलदली भूमि है, नदी या बाढ़ क्षेत्र है, मैंग्रोव है, लेगून है या फिर सतत जल है, इनका जो संक्रमण क्षेत्र होता है वहाँ पे आर्द्र भूमि पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो बखीरा है, वेटलैंड है, संत कबीर नगर में, यूपी में पाया जाता है। इसके साथ ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है रामसर कन्वेंशन, जिसमें ये जो आर्द्र भूमि है इसके संरक्षण की बात कही गई थी। तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन जो है वो ईरान में होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेटलैंड से संबंधित जो भी लॉज बनाए जाते हैं या फिर कौन से भूमि वेटलैंड घोषित की जाती है, ये रामसर कन्वेंशन के द्वारा ही इसके बारे में डिटेल दी गई थी। यहाँ पे ईरान में ये सम्मेलन हुआ था, 2 फरवरी 1971 में इसका सम्मेलन हुआ था और 169 कंट्रीज़ ने इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, रामसर कन्वेंशन में प्रभावी हुआ था 1975 से और भारत जो है वो इसका पार्ट बना था 1982 में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वर्ष हैं याद करने लायक। तो यहाँ पे 1971 है, 2 फरवरी 1971। अभी 2 फरवरी जो है इसको आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे 1975 में ये प्रभावी होता है, 1971 में सम्मेलन होता है, 1975 से ये प्रभावी होता है और भारत जो है वो इसका हिस्सा बनता है 1942 में। ठीक है, 1982 में। ठीक है, इनका कार्य क्या है? तो एक 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं इनके। पहले तो बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है वो प्रयोग करना चाहिए आर्द्र भूमि का, इसके साथ ही आर्द्र भूमि की पहचान करना और इस अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है, क्योंकि कई सारे देश जो हैं वो मिलके एक सम्मेलन में पार्ट ले रहे हैं और आर्द्र भूमि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर कंट्री जो है कोऑपरेशन की स्थिति पैदा होती है। ये सभी जो है ये रामसर कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो इसके साथ पार्टनर हैं, जैसे कि बर्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, IUCN है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वेटलैंड इंस्टीट्यूट है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो है। इसके साथ ही इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल जो भी संगठन हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और एक प्रॉपर लेक्चर में आपको सिर्फ संगठनों के बारे में बताऊंगी। तो लेटर ऑन, अभी हम लोग जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख रहे हैं इसमें बस मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रही हूँ। जो सम्मेलन हुए हैं, इंपॉर्टेंट सम्मेलन या फिर इम्पॉर्टेंट जो संगठन है, कब बनते हैं, कार्य क्या होता है, ये हम लोग एक डिटेल लेक्चर इस पर देखेंगे। नेक्स्ट आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, 2 नाम होते हैं, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है ये एक तरह का रजिस्टर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के नाम लिखे जाते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? तो ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही जो मानव गतिविधि है, इंडस्ट्री के कारण जो पारिस्थितिकी में बदलाव की स्थिति आती है और इसके द्वारा आर्द्र भूमि जो है उन पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनको भी शामिल किया जाता है इस मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह एक सूची बनाई जाती है जहाँ पर भी जो आर्द्र भूमि है उसमें पर्यावरण के कारण कुछ बदलाव देखे गए हैं। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जो सतह होती है वो श्रिंक कर जाती है, आर्द्र भूमि के जो एरिया होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। पर्यावरण में चेंज के कारण कुछ और प्रदूषण देखने को मिलता है। तो ये सारी जो स्थिति होती है ये एक सूचीबद्ध किया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के द्वारा। इंडिया का जो केवलादेव राजस्थान में है, इसके साथ ही अन्य भी स्थान हैं, जैसे मेघालय, मणिपुर में भी कुछ स्थान हैं जहाँ पे आर्द्र भूमि है, वो भी इस सूची में पाई गई है।
23-24 के अगर बजट की बात की जाए तो अमृत धरोहर योजना जो है वो शुरू की गई है आर्द्र भूमि के लिए। इसके साथ ही जो मिष्टी स्कीम है ये मैंग्रोव वनों के लिए स्टार्ट की गई है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिएबल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आप मिष्टी स्कीम के बारे में याद रख सकते हैं। किससे संबंधित स्कीम है? मैंग्रोव वनों से संबंधित स्कीम है। इसका फुल फॉर्म ज़रूर से याद कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है जो कि आर्द्र भूमि है। अभी हम लोग डिटेल में भी इसको देखेंगे। मैप के माध्यम से मैं आपको कुछ जगहों का दिखाऊंगी जहाँ पे इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वेटलैंड्स इन इंडिया की बात की गई है। यहाँ पे कुछ आर्द्र भूमि के लिस्ट के माध्यम से बताया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यूपी के स्टेट से। यूपी में एक समान बर्ड सेंचुरी है। कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समान बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है। इसके साथ ही सूर सरोवर जो है कीथम झील आगरा में है, इसको भी वेटलैंड का दर्जा मिला है। सरसई, नवाबगंज, समसपुर, सांडी, पार्वती अर्गा और जो ऊपरी गंगा का क्षेत्र है हैदरपुर और बखीरा, ये सभी जो है ये आर्द्र भूमि के क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पे एक आसान क्षेत्र है, इसको आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। इसके साथ ही बिहार में कन्वर ताल या फिर कबार जो है, जो क्षेत्र है काबर, इसको आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। असम में दीपोर बील एक जगह है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो पोंग या फिर चंद्र या फिर रेणुका, ये सभी जो जगहें हैं ये आर्द्र भूमि क्षेत्र में आती हैं। लद्दाख में सोकर, ये यहाँ पे टी साइलेंट है, तो सोकर और सोमोरी ये सभी जगहें आर्द्र भूमि क्षेत्र में आती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में शालबुग है, वूलर है, हाइगम है, होकेरा है और सुरिंसर मंसर है। कभी कभी क्वेश्चन के माध्यम से पूछ लिया जाता है कि कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है वो किस जिले में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। तो जिला जो है वो यूपी के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है, या फिर अगर आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे किस पर्टिकुलर ज़िले से संबंधित कौन सा जो बर्ड सेंचुरी है या फिर नेशनल पार्क है, प्राणी उद्यान है, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर से आप कर लीजिएगा। बट यहाँ पे आर्द्र भूमि जो है वो आपको स्टेट वाइज पढ़नी है, स्टेट वाइज ही पूछे जाते हैं। राजस्थान में केवलादेव है और सांभर लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है। इसके साथ ही थोल लेक है, खिचड़िया है और वधवाना है। ठीक है, एमपी में भोज, सांख, सिरपुर, यशवंत, ये सभी जगह जो हैं ये आर्द्र भूमि है। उड़ीसा की बात की जाए तो चिल्का लेक, तंपारा, अनसूपा पे प्रश्न पूछे गए हैं। सतकोशिया है, भीतरकनिका है और हीराकुंड का जो क्षेत्र है ये आर्द्र भूमि में आता है। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता का क्षेत्र, सुंदरबन का क्षेत्र जो है ये भी आता है आर्द्र भूमि में। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लोनार लेक है। सर क्रीक वाला जो स्थान है, सर क्रीक जो है वो तो गुजरात में है। क्रीक कोई जगह है, थाने क्रीक, ये यहाँ पे महाराष्ट्र में आर्द्र भूमि में आते हैं। इसके साथ ही साउथ इंडिया का भी काफ़ी सारा स्थान देख सकते हैं, जैसे वेबनाड, अष्टमुड़ी, सस्थम कोटा, ये सभी केरला के हैं। तमिलनाडु में काफ़ी सारे हैं, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, वेम्बानूर है, पल्लीकरनई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में कोलेरू है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी इम्पोर्टेंट है या फिर एक ओवरव्यू के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो आर्द्र भूमि है उनकी लिस्ट कौन से राज्य में पाई जाती है। इसके साथ ही अगर मैक्सिमम एरिया की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में एरिया जो है वो आर्द्र भूमि से, यहाँ पे आर्द्र भूमि जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एरिया में पाई जाती है। गुजरात में लगभग 17.56%। ठीक है, ये ऐसा क्षेत्र है जो कि स्थल में है। ठीक है, इंडिया का जो पेनिनसुला है, इंडिया का जो एरिया है उसमें पाया जाता है। अगर हम आसपास के अंडमान एंड निकोबार द्वीप की बात की जाए या लक्षद्वीप की बात की जाए, दमन एंड दीव की बात की जाए, तो यहाँ पे भी भारी मात्रा में आर्द्र भूमि पाई जाती है। इसके साथ कुछ एक्ट है इससे संबंधित, जैसे आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम
जिसमें अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज एरिया और जल ग्रहण क्षेत्र जो है इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं। यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ईरान में एक स्थान है, 2 फरवरी 1971 में बैठक हुई थी। 2 फरवरी जो है वो आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत में ये लागू हुआ था 1 फरवरी 1982 में। करंटली जो है वो 82 रामसर साइट्स पाई जाती है इंडिया में, ध्यान दीजिएगा 82। ठीक है, आर्द्र भूमि के अगर महत्व की बात की जाए तो यहाँ पे आर्द्र भूमि भू क्षेत्र जलीय एवं शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है, एक इकोटोन होता है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही यहाँ पर पोषण तत्वों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जो जल की शुद्धि करता है। तो यहाँ पे एक जो यूट्रोफिकेशन, सुपोषण का जो एक प्रक्रिया था उसको भी कम करने की कोशिश करता है यहाँ पे आर्द्र भूमि का क्षेत्र। इसके साथ ही बाढ़ के दौरान जो नम भूमियाँ होती हैं उसमें पानी मौजूद होते हैं, तो उसमें जो भी पोषण तत्व होते हैं उसको ये अपने में समा लेता है, क्योंकि ये स्पंज का काम करता है। ठीक है, और इसको सीधे नदी में जाने से रोकता है। तो यदि पोषण तत्व जो होते हैं वो नदी में पहुंच जाते हैं तो सुपोषण का प्रोसेस होता है, यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, और जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो इस तरह से समुद्र के या फिर जो नदी के सरफेस होता है उस पर ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है नदी का, वो कमज़ोर हो जाता है और यहाँ पे जो जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्य होता है ये आर्द्र भूमि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहती हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। तो पहला प्रश्न है कि भारत जो है वो रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बनता है, कब भारत जो है रामसर कन्वेंशन को फॉलो करता है। दूसरा प्रश्न है कि आर्द्र भूमि क्षेत्र में जो रीसेंट के रामसर साइट है, रीसेंट रामसर साइट कौन सी जोड़ी गई थी, ये आपको बतानी है। इसके साथ ही ISFR रिपोर्ट के माध्यम से जो सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है वो किस राज्य में देखने को मिली है, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है सबसे ज़्यादा। ये सभी प्रश्न जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है। जो भी आपके सुझाव होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो सिलेबस था इन्वायरमेंट का वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिखाया था कि किस तरह से हम लोग कंटेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण और सतत विकास जो है इससे संबंधित जो संगठन है और संगठन के साथ साथ कुछ सम्मेलन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इसलिए यहाँ पे ये सब मैंने रियो समिट, अर्थ समिट, एजेंडा 21, रियो 20, इसके बारे में मैं अलग से लेक्चर में बताऊँगी आपको। अन्य जो सभी चीज़ें हैं ये हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ ही पारिस्थितिकी में भी हम लोग सभी चीज़ें कर चुके हैं। जैव विविधता जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टार्ट करूँगी मैं। इसमें हमने रामसर साइट के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो रामसर साइट नहीं पढ़ाऊँगी मैं, पर जैव विविधता में जो अन्य चीज़ें हैं जैसे संरक्षण से रिलेटेड इन सीटू, एक्स सीटू क्या चीज़ होती है, राष्ट्रीय उद्यान या फिर अभ्यारण्य के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके साथ ही जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है या फिर हरित गृह प्रभाव है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आने वाले कुछ लेक्चर्स जो होंगे उसका ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेक्चर अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इनके साथ शेयर करिएगा। जो भी 108 दिन की सीरीज़ चल रही है, पूरी कोशिश करिएगा कि इसमें जो भी नोट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो आप लोग ज़रूर से क्लास में ही पढ़ लीजिए। नोट्स अपना खुद से भी बना सकते हैं या फिर जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है इसका प्रिंट आउट लेके आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे या फिर घटना चक्र में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको सॉल्व ज़रूर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं
उनमें से ज़्यादा पोर्शन जो है वो इन नोट्स के माध्यम से ही कवर करवाया जा रहा है। पर आप लोगों का काम यहाँ पे ये है कि इस नोट्स को याद करना है और साथ ही अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें अप्लाई किस तरह से किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट जो हमने पढ़ा है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित कुछ प्रश्न ज़रूर से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज होगी, याद रहेगी इन्फॉर्मेशन, तभी आप लोग उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि प्रैक्टिस ज़रूर से करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। पॉलिटी ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, हिस्ट्री के काफ़ी सारे पोर्शन पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाए जा रहे हैं, तो हिस्ट्री जो है वो भी कवर अप करते रहिए साइड बाय साइड। यहाँ पे पर्यावरण के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग गणित या फिर जो रीजनिंग होती है, मैथ्स और रीजनिंग, इससे संबंधित जो सीरीज़ है वो भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आप लोग 108 दिन की जो सीरीज़ है उसका पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप लोगों को किस तरह से एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम्स तो आते पर आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाती है जिससे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सके। तो इस बार कोई भी कमी नहीं रखनी है, आपको सिलेक्शन ज़रूर से लेना है। जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इसको ज़रूर से पढ़िएगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। जो भी आपके सुझाव हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।